गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रसशास्त्र के दूसरे अध्याय परिभाषा एवं द्रव्य वर्ग प्रकरण की बात करेंगे। तो परिभाषाओं का ज्ञान इसलिए भी होना आवश्यक है ताकि जो रसशास्त्र के आगे के टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले है आवाप। द्रव्यांतर विनिक्षेपो द्रुते वंगादिके तू यह, यानी कि जो पिघलने वाली वंग आदि धातुएं हैं उनको पिघलाकर उनमें किसी भी द्रव्य का प्रक्षेप डालना। क्रियते से प्रतिवाप आवापश्च निगद्यते, किसी द्रव्य के प्रक्षेप डालने को आवाप या प्रतिवाप कहा जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोरिलेट करके देखते हैं तो उससे हमें थोड़ा इजीली समझ आता है। तो अगर आवाप को देखें तो स्प्रिंकलिंग द मेटेलिक एंड हर्बल पाउडर, तो वो होगा आवाप। उसके बाद है निर्वाप। धात्वा देर्व वहनी तपस्या जलादो यनिश्चेतनम, किसी भी लोहा ताम्र रजत आदि धातु को अग्नि में तपाकर। सनिर्वाप समृतश्च अपि निश्चेक संपंच तत्, अग्नि में तपाकर उन्हें जल तक्र क्वात दुग्ध आदि में भुजाने को निर्वाप कहते हैं, या फिर निषेक और सनपन भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ढालन। पृथ द्रवस्य निक्षेपो द्रवे तत् ढालम मतम, यानी कि जो रस कर्म विशारदों ने सोना चांदी आदि धातुएं हैं उनको पिघलाकर उसमें किसी भी द्रव जैसे दूध, तेल, घी, स्वरस, क्वाथ, फांट इनमें डाल देने को ढालन कहा जाता है। उसके बाद है भावना। यच चूर्णितस्य धात्वादेर द्रवई समपेश्य शोषणम, यानी कि जो धातु आदि किसी भी औषध, कोई भी औषध है उसके चूर्ण को द्रव पदार्थ जैसे कि स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि भावनाम तन्मतम विज्ञैर्भावनाम च निगद्यते, तो इनके साथ खल्व में मर्दन करके जो सुखाने की क्रिया है उसे भावना कहा जाता है। यानी कि एडिशन ऑफ लिक्विड एंड ड्राइंग थ्रू ट्राइट्यूरेशन, और इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी इंक्यूबेट द मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन द ऑब्जेक्ट। और जो हमने द्रव इस्तेमाल किया है तो फिर वो इतना ही होना चाहिए कि जो औषध का चूर्ण है उसे वो गीला कर सके। और या फिर अगर हम किसी द्रव की बजाय अगर क्वाथ की भावना दे रहे हैं तो क्या करना होगा कि चूर्ण औषधि और क्वाथ औषधि लेंगे, उसको यवकुट करेंगे और 8 गुना जल डालेंगे। उसके बाद जो 1/8 भाग है उसको चूर्ण में डालकर भावना देंगे। अब 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास, जारण और जारना। तो सबसे पहले देखते हैं जारण। सूते गंध आदि निक्षेपात तत् द्विविधि विशेषतः गंधांध जार्यते यतु जारणम तदियोच्यते, यानी कि विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण करना या पचाना या जलाना जारण कहलाता है। जारण से हमें क्या फ़ायदा होता है? पारद का हम एक गुण पढ़ते हैं कि उसमें सभी धातुओं को विलीन करने की शक्ति प्रेजेंट होती है, तो ये शक्ति भी उसमें जारण करने की वजह से ये जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। और जो पारद में रोगनाशक शक्ति है या फिर उसका जो रसायन गुण है उनको बढ़ाने में भी इस कर्म से मदद मिलती है। उसके बाद है जारना। जारना ही नाम गालन पातन व्यतिरेके ग्रस्त घन हेमादि रसस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नत्वम, यानी कि जो यंत्र हैं उनके सहयोग से पारद में दिया गया द्रुत लोहा आदि, द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए उसे जारना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मूर्छना। तत् द्विविध प्रभेदेन रस्या व्यभिचारतः व्याधिधातकता या सयात सामता मूर्छना बहु, यानी कि जो पारद है वो अपनी गुरुलता और चंचलता को त्याग कर जब कजली जैसा हो जाता है तो उसे मूर्छना कहा जाता है, और यह अनेक वर्ण का हो सकता है। पारद में जो व्याधिनाशक शक्ति का आधान करना है उसे मूर्छना कहा जाता है। पारद के संस्कार बताए हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संस्कार बताए हैं। तो जो मूर्छना है वो पारद का
तीसरा संस्कार है। उसके बाद है शोधन। तदेव शोधनम कर्म द्रव्य दोष निवारणम, यानी कि हमारे पास जो भी द्रव्य है उसके मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, स्वेदन, प्रशालन, निर्वाप, ढालन, आवाप, भावना भर्जन, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ी हैं क्रियाएं, उनमें से किसी भी क्रिया को करने से शोधन हो जाता है। उसके बाद है मारण। शोधितान लोह धात्वादि विमर्द स्वरस आदि भी, यानी कि लोह धातु आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस आदि से मर्दन करना। अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम, अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। अब बात आती है कि भस्म तो हमने बना ली, पर उसकी परीक्षा कैसे करनी है। तो उसकी परीक्षा 3 तरह से हो सकती है: फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के लिए रेखापूर्ण, वारितर, उनम और निश्चंद्रुत्व। केमिकल टेस्ट के लिए अपुनर्भव, निरुत और उदम। बायोलॉजिकल टेस्ट अंजन, सदृश और अवामी। अब हम देख लेते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो रेखापूर्ण का क्या मतलब होगा कि जो हमारी तर्जनी उंगली है और जो अंगूठा है, इनके बीच में भस्म को रगड़ने पर अगर रेखाओं में वो प्रवेश कर जाए तो उसे रेखापूर्ण या फिर मृत लोह भस्म कहेंगे। रेखापूर्ण, इस क्रिया से हमें जो भस्म है उसकी सूक्ष्मता का भी पता चल जाएगा। उसके बाद है वारितर। यदि किसी धातु भस्म को तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में दबाकर जल में डालने पर मतलब स्प्रिंकल किया जाए एक तरह से, और जल में डालने पर अप्रोक्सीमेटली 70% वो जल के ऊपर तैरे, उसे वारितर भस्म कहते हैं। इसमें जो हम जल लेंगे वो स्थिर होना चाहिए। उसके बाद है उनम। उत्तम वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भस्म है, भस्म को सूक्ष्म पीसकर जल में डालने पर वो तैरती रहती है। तैरते हुए भस्म के ऊपर हमें कोई गुरु द्रव्य जैसे कि धान्य, उसका कण छोड़ना है, और फिर भी अगर वो हंस के समान तैरती रहे तो ऐसी भस्म को उत्तम भस्म कहा जाता है। उसके बाद आता है निश्चंद्रुत्व, यानी कि नो शाइनिंग पार्टिकल प्रेजेंट इन भस्म। भस्म में कोई भी शाइनिंग पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। उसके बाद अपुनर्भव। किसी धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ मिलाकर धमन करने पर भस्म में, जैसे हमने कोई भी धातु ली और मित्र पंचक में क्या क्या आता है, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घृत, इनमें से हमने मिलाया और उसके बाद भी भस्म में अगर कोई परिवर्तन ना आए तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। उसके बाद है निरुत, यानी कि किसी भी लोह आदि धातु भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ मिलाकर मूषा में रख धमन करने से उस भस्म का थोड़ा अंश भी यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता है तो उस भस्म को निरुत भस्म कहते हैं। और अंजन सदृश का क्या मतलब है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी डज नॉट रिएक्ट विद द भस्म, और अवामी मतलब नो वोमिटिंग व्हेन फीड। उसके बाद है जो अगली परिभाषा है वो है द्रुति। औषध आदमान योगेन लोह धात्वादिकम तथा संतिष्ठते द्रवाकारम सा द्रुति परिकीर्तिता, यानी कि जो लोह अभ्रक आदि धातु रस उपरस को द्रावक औषधियों के साथ मिलाकर मूषा में रख अग्नि द्वारा तपाया जाए और धातु आदि का पिघलकर पतले रूप में हो जाना, इसे द्रुति कहा जाता है। और द्रुति के लक्षण क्या होंगे कि किसी पात्र में न लगना और सामान्य ताप पर भी द्रवित रहना, धातुओं और उनके मूल स्वरूप से अधिक तेजस्वी होना, मूल धातुओं से हल्का होना और पारिद के साथ दोनों द्रव्यों का विलीनीकरण नहीं होना। उसके बाद आता है अमृतीकरण। लोह आदिनाम मृतानाम वै शिष्ट दोष आपन्नुतये क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम, यानी कि भस्म तो हमने बना ली पर उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ दोष शेष रह जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए हमें
हम जो कर्म करते हैं या फिर जो संस्कार करते हैं उसे अमृतीकरण कहा जाता है। अमृतीकरण से गुण की वृद्धि तथा वर्ण की हानि होती है। उसके बाद है शुद्धावृत, यानी यदा हुताशो दीप्तार्चिः शुक्लोत्थान समन्वितः शुद्धावृतस्था गेयः सकाल सत्विनिर्गमे, यानी कि जब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होकर श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ चमकने लगती है तो उसे शुद्धावृत कहते हैं। इस ताप कर्म पर प्राय सभी धातुओं का सत्व निकलता है और इंग्लिश में इसे वाइट हीट बोला जाता है और सभी धातुएं इस पर पिघल जाती हैं। उसके बाद है रस पंक, सदैवै गंधाकैश्च धातुभिः पेशितो रसः सुशलक्षणः पंक सकांशो रस पंक इति संवृतः। शुद्ध पारद में शुद्ध स्वर्ण आदि धातु या शुद्ध गंधक को मिलाकर पत्थर के खरल में 3-4 दिनों तक मर्दन कर कज्जली बना ले। उसके बाद किसी औषधि स्वरस के साथ मर्दन करके पंक यानी कि कीचड़ बना ले। इसी को रस पंक कहा जाता है। एक टर्म लोहितीकरण भी होती है। तो जो अमृतीकरण यानी कि भस्म बनाने के बाद हमने धातुओं के जो दोष रह गए थे उन्हें दूर करने के लिए कर्म किया था। अब उसके बाद लोहितीकरण का क्या मतलब है कि रक्तवर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में जो क्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं, क्योंकि अमृतीकरण से क्या होगा कि वर्ण की हानि हो जाएगी। तो अगर हमें वर्ण को दोबारा लेके आना है तो उसके लिए लोहितीकरण किया जाता है। अब इसके बाद द्रव्य वर्ग की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अम्ल वर्ग। इसमें अम्ल वर्ग में क्या क्या आएगा? जंबीरी नींबू, बिजोरा नींबू, कागजी नींबू, अनार, नारंगी, खट्टा बेर, इमली, चांगेरी, करौंदा और चक्रिका। मर्दन एवं भावना आदि के लिए इनका स्वरस या क्वाथ लिया जाता है। उसके बाद है पंचगव्य, यानी कि जो गाय से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं इसमें वो आएंगे। तो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये सब इसमें आएगा पंचगव्य में। पंचमृतिका यानी कि ईंट का चूर्ण, गैरिक चूर्ण, सैंधव लवण, भस्म और वल्मिक मृतिका यानी कि दीमक की जो मिट्टी होती है उसे वल्मिक मृतिका बोला जाता है। तो इन पांचों को मिलाकर पंचमृतिका बोला जाता है और इसका उपयोग स्वर्ण शोधन में भी किया जाता है। उसके बाद है पंचामृत। गव्यम क्षीरम दधिघृतम माक्षिकाचार्थ शर्करा पंचामृतम समाख्यातम रसकर्म प्रसादकम। इसमें क्या क्या 5 चीज़ें आएंगी? गाय का दूध, दही, घी, मधु और शर्करा को समान भाग में जब मिलाया जाता है तो उसे पंचामृत कहा जाता है। इसके द्वारा अनेक रस शास्त्र के कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे ताम्र भस्म का अमृतीकरण। उसके बाद है क्षारत्रय, अर्क दूध, वट दूध और स्नोही क्षीर यानी कि थुअर का दूध। लवण त्रय, इसमें कौन से 3 प्रकार के लवण आएंगे? सैंधव लवण, सोवरचर लवण और बिड लवण। मित्र पंचक हमने पहले भी पढ़ा, इसमें आएगा घी, गुंजा, टंकण, मधु और गुगलू। इन 5 द्रव्यों को मिलाकर मित्र पंचक बनता है और विविध प्रकार के लोहों को पिघलाने के लिए मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लवण पंचक, जो 5 प्रकार के नमक आएंगे: सैंधव लवण, सामुद्र लवण, विड लवण, सोवरचर लवण और रोमक लवण। इन 5 को लवण पंचक नाम से जाना जाता है। प्रावकगण गुंजा, शहद, गुड़, घृत, सुहागा और गुगलू। फिर उसके बाद है रक्तवर्ग: मंजिष्ठा, केशर, लाक्षा, दाड़िम पुष्प, रक्त चंदन, बंधक पुष्प और रक्त करवीर। ये जो द्रव्यों का समूह है उसे रक्तवर्ग। फिर उसके बाद तैलवर्ग: कुसुम्ब, माला कंगनी, करंज, तिल और सरसों। शारद्वय और शारत्रय में क्या आएगा? शारद्वय में तो सरजी, सीर और यवशार। फिर अगर इसमें टंकण मिला दिया जाए तो उसे शारत्रय कहा जाएगा। उसके बाद है मधुत्रय, यानी कि घी, गुड़ और मधु। इन तीनों द्रव्यों को एकत्र लेने पर मधुत्रिक, त्रिमधुर या फिर मधुत्रय, इन 3 नामों से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।